हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं? बिल्कुल मस्त, ठीक हो गए। मैं भी बिल्कुल मस्त हूं। और आज मैं आपके लिए एक अच्छा सा टॉपिक लेके आऊं जो बोर्ड एग्जाम्स में आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। अब कैसे इंपॉर्टेंट होगा? न्यूमेरिकल के हिसाब से होगा या फिर हमारा जो कंप्लीट टॉपिक है डेरिवेशन, तो दोनों हिसाब से होगा। दोनों हिसाब से आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए कंप्लीट वीडियो के साथ बने रहिए, एस्केप मत कीजिएगा। तो चलिए रेडी हैं, करते हैं स्टार्ट। कॉपी पेन निकाल लीजिए, वीडियो को पॉज करके कंप्लीट उतारते रहना। इससे पहले आप एक छोटा सा काम कर दीजिए, आप अपने चैनल एमएस पथेरिया, देखिए छोटा सा क्यूट सा चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको ऐसी ऐसी वीडियोस बहुत ज्यादा मिलती रहेंगी। तो चलिए, टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ करंट लूप। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि इसमें थोड़ा सा दिमाग और लॉजिकल फैक्टर लगाना पड़ेगा आपको, और वो आपको क्या करेगा, आपके अंदर एक आईक्यू लेवल का एक और जो है नया पौधा लगाएगा, जिससे आपके आईक्यू लेवल का जो है फिल्टर हो जाएगा, इंक्रीज होगा। कैसे होगा देखिए। अब स्टार्ट करते हैं, घबराइए मत, कोई बड़ी चीज नहीं है फिजिक्स, बस समझने और समझाने वाला होना चाहिए। मैं आपको समझाता हूं बड़े अच्छे तरीके से। देखिए, इससे पहले मैग्नेटिक मोमेंट निकाला था ऐसी बार मैग्नेट, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, इसकी पोल स्ट्रेंथ है, इसकी स्ट्रेंथ, तो m कितना आया था, m इंटू 2l, अगर दोनों के बीच की डिस्टेंस 2l। ये तो हमने किया था एक बार मैग्नेट, ऐसी इसको बार मैग्नेट करते, लंबी, आपने देखी होगी 10th क्लास के अंदर या 12th में भी देख लोगे अब आगे, तो इसको कहते हैं बार मैग्नेट। अब हमें इसका नहीं निकालना, हमें क्या करना है, हमें निकालना है करंट लूप का, करंट लूप बनाना है। अब सर कहोगे कि करंट लूप कोई समझ नहीं आई, आप पहले बार मैग्नेट की बात कर रहे थे, तो चलिए इसको भी समझते हैं। बार मैग्नेट है साउथ नॉर्थ, मैं इसको कट करता हूं, कट 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 कट, बहुत छोटा काट दिया मैं इसको, जितना हो सके काट दिया। लास्ट में कौन बचेगा, एक पॉजिटिव चार्ज और एक इलेक्ट्रॉन, एटम बचेगा। देखिए, इस दुनिया में कोई भी चीज बनी हुई है, लकड़ी है, मैग्नेट है, वायर है, कुछ बनी, किससे मिलकर बना हुआ है, एटम। अगर मैं इस मैग्नेट को कट करता गया, कट करता गया, कट करता गया, तो लास्ट में क्या बचेगा, लास्ट में बचेगा एक एटम, ऐसा एटम बचेगा। ठीक है, जिस एटम के सेंटर में तो पॉजिटिव चार्ज होगा, चारों तरफ उसके कौन घूम रहा होगा, इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा। अब सेंटर में पॉजिटिव चार्ज और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो ये होगा पॉजिटिव चार्ज, ये होगा नेगेटिव चार्ज, और बीच की डिस्टेंस r, तो इसके पास क्या होगा, डाइपोल होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। चार्ज के कारण जो बनता है उसको इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। इसी प्रकार इससे आगे समझिए, मैंने बताया, ये तो बात कर ली हमने, इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है इसके पास। दूसरा देखिए, ये है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं उससे अपोजिट डायरेक्शन में कौन जाता है, करंट जाता है। कौन जाता है भैया, करंट जाता है। किससे, अपोजिट डायरेक्शन में, इसमें घुमा इलेक्ट्रॉन, तो इस डायरेक्शन में कौन जाएगा, करंट। ऐसे भागा इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे कौन भागेगा, करंट भागेगा। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन जा रहा, तो इस तरफ कौन जाएगा, करंट जाएगा। और करंट जिसके अंदर से पास होता है वो किसकी तरह बिहेव करता, मैग्नेट की तरह। ये बात बताई थी इस चैप्टर के पहला ही टॉपिक उरस्टिड के एक्सपेरिमेंट ने। उसने बताया अगर किसी वायर में से करंट पास हो रहा तो वो लाइट मैग्नेट, तो ये भी मैग्नेट बन गया। अगर ये मैग्नेट बन गया तो इसके पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी होगा, जिसको मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं, वो भी होगा। तो वही तो निकालना हमें, तो चलिए निकालते हैं। कैसे निकालेंगे देखिए, ठीक है, समझ आया ना। क्यों? क्योंकि जब हम किसी मैग्नेट को कट करते हैं तो एटम से मिलकर बनी है, और जब एटम के पास है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन घूमता तो करंट बनेगा, करंट के कारण मैग्नेट होगा, और मैग्नेट का क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता। तो चलिए, ये हमारे पास करंट लूप, इसमें से करंट आई मूव कर रहा है। अब करंट आई मूव कर रहा है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ जा रहा है, तो करंट किस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा। तो ये मैग्नेट का बिहेव करेगा, सेंटर में आप पॉजिटिव चार्ज ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतना हुआ। अब इसके बाद आपको ये बात पता होनी चाहिए, जो मैं बात बताने जा रहा हूं बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सोच लीजिए। वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सिस ऑफ क्या बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ, इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। सबको याद होनी चाहिए ये बात, पहली यूनिट की बात है, मैंने बताया था ये सारी यूनिट एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। पहली 4 यूनिट और 5वीं भी उन्हीं के साथ, पहली 5 यूनिट एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है, इसलिए पहली यूनिट भी देखिए, दूसरी भी देखिए, तीसरी भी देखिए, चौथी भी देखिए, 5वीं भी। अब आप देखिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है वो, अगर आप आलस बरतोगे तो आपको नुकसान होगा, अगर आप कंप्लीट वीडियो के साथ बने रहोगे तो आपको फायदा होगा, इसलिए ही बता रहा हूं मैं। तो मैंने देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, कितना आया था, 2kp बाय में r क्यूब, इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
इतना ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था एक्सिस के ऊपर, मैग्नेट के लिए भी निकाला था 2km/r³, और मैंने कहा था m की p की जगह कौन आ जाता है, m आ जाता, तो 2kp/r³ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस। याद नहीं तो याद दिला दूं, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज डाइपोल बन गया, और इसके एक्सिस के ऊपर पॉइंट लेते थे हम, और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इतनी आती थी। ठीक है, इसके बाद हम निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ करंट लूप, एट एक्सिस ऑफ, ये तो पता होना चाहिए, ये तो निकलवाया था, इसी यूनिट का है, एक्सिस ऑफ करंट लूप। मान लिया जाए करंट लूप है, इसके एक्सिस एक्स डिस्टेंस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट किया था, कितना आया था, म्यू नोट आई ए स्क्वायर बाय में 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर इसकी पावर 3/2। ये बात आई थी, ये बात भी आपको पता होगी पहले ही, ये बात भी बता चुका हूं, ये बात भी बता चुका हूं, कोई नई चीज नहीं बताई। इसी यूनिट में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था एक्सिस ऑफ रिंग के ऊपर, जो करंट कैरिंग रिंग थी, एप्लीकेशन करवाई थी मैंने, बायोट-सावर्ट्स लॉ और एम्पियर सर्किट लॉ की एप्लीकेशन, तो वहां पे याद कीजिएगा मैंने ये रिलेशन डिराइव करवाया था। तो इक्वेशन ये हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, इफ ए स्क्वायर इज लेस देन एक्स स्क्वायर, कौन होता था, देखिए ये तो होती थी x और ये होती थी, मैंने इस x डिस्टेंस को बहुत बड़ा मान लिया एज कंपेयर टू a, यानी कि a डिस्टेंस को छोटा ले लिया और x को क्या ले लिया, बड़ा। तो मैं इस इक्वेशन को कैसे लिख सकता हूं, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, म्यू नोट आई ए स्क्वायर। इसको नेग्लेक्ट मत कर देना, क्योंकि यहां पे कोई x नहीं है, कभी इसको नेग्लेक्ट करके बैठ जाओगे, सर आपने कहा था कि ए स्क्वायर तो छोटा होगा एक्स स्क्वायर बड़ा होगा, नेग्लेक्ट। हम इसका कंपैरिजन x के साथ कर रहे हैं तब नेग्लेक्ट कर सकते हैं, यहां पे किसी का कंपैरिजन नहीं है इसलिए इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो 2 इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, देखिए इसको नेग्लेक्ट किया, एक्स स्क्वायर इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, एक्स क्यूब बचेगा, सोल्व कर लेना, इसको कर दिया नेग्लेक्ट, एक्स स्क्वायर गुणा में 3/2, 2 से 2 कैंसिल, एक्स क्यूब, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए मैं जो ये इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन को क्या करूं, 2 पाई से तो क्या कर दूं मल्टीप्लाई, और 2 पाई से इसको मैं क्या कर दूं डिवाइड कर दूं। ठीक है, क्या किया मैंने, इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई और 2 पाई से क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। पॉज करके इसको उतार लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो कीजिएगा ये काम, करते हैं काम। देखिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 पाई, किस किस से मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना, डिवाइड बाय 2 पाई, टू इक्वेशन नंबर 2 को। तो कीजिएगा मैग्नेटिक फील्ड, देखिए क्या होगा, म्यू नॉट इंटू आई, इसको करेंगे 2 पाई ए स्क्वायर डिवाइडेड 2 इंटू 2 पाई 4 पाई इंटू एक्स का क्यूब। ठीक है, अब आपको पता पाई इंटू ए स्क्वायर क्या बन जाता है, एरिया। पाई ए स्क्वायर कौन होता है, एरिया होता है, पाई ए स्क्वायर एरिया। ठीक है, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई, म्यू नॉट बाय में 4 पाई, ये कौन होता है, के होता है। आपको पहले ही बता दी के की वैल्यू म्यू नॉट बाय 4 पाई और एरिया पाई ए स्क्वायर, क्योंकि उस सर्कल का रेडियस कितनी ए, तो एरिया कितना हो जाएगा पाई ए स्क्वायर। इसको साफ कर लीजिए, कुछ नहीं बचा, क्या आ गया, म्यू नॉट बाय 4 पाई को रख दिया के, इसके साथ है आई, ये 2 रहा, पाई ए स्क्वायर को रख दिया एरिया डिवाइडेड बाय में एक्स क्यूब, इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट को देखिए, आपने उतारी थी, इक्वेशन नंबर 3 को देखिए। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट कौन थी, इक्वेशन नंबर यहां पे लिख देता हूं मैं 2kp बाय में आर क्यूब, इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी 2kp बाय आर क्यूब, इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या करेंगे, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को कंपेयर कीजिएगा, कंपेयर कर लीजिए। देखिए 2 का काम 2 कर रहा है, k का काम k कर रहा है, r क्यू का काम x कर रहा है, सब काम हो रहे हैं ना। देखिए k का काम तो k कर रहा है, 2 का काम 2 कर रहा है, और इस x क्यू का काम r क्यूब कर रहा है। यहां पे ये p है जो कि क्या बच गया i इंटू a। अगर कंपेरिजन करूं, यहां पे अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात हो रही होती तो p को लिख देता i इंटू a, यही बचा ना, ये सारी क्वांटिटी तो बच गया यहाँ पे p i इंटू a। बट हम बात किसकी कर रहे हैं, मैग्नेटिक डाइपोल, और मैग्नेटिक डाइपोल अब कितना बचा होगा, i इंटू a के बराबर। देखिए 2 का काम 2, k का काम k, x क्यू का काम r क्यू। अब ये बचा डाइपोल, क्योंकि ये है डाइपोल, हमें ये नहीं सर्च करना कि इलेक्ट्रिक है या मैग्नेटिक डाइपोल, बस हमें ये पता करना डाइपोल, मतलब I इंटू ए किसका काम करेगा, डाइपोल का काम करेगा। और हम डिस्कस किसका कर रहे हैं, मैग्नेटिक डाइपोल, तो M हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट या मैग्नेटिक मूवमेंट। तो ये आ गया हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट
और मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, कोई भी ले लो, दोनों बातें एक है। ये आ गया। तो m इज इक्वल टू आई इंटू ए किसके बराबर आ गया? मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। समझ आया? इस टॉपिक के अंदर कुछ भी नहीं किया। सबसे पहले हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक डायपोल निकाल दिया एक्सिस के ऊपर, 2kp/r³ पहले से पता था। इसके बाद हमने क्या लिखा, मैग्नेटिक फील्ड निकाला एक्सिस के ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्सिस के ऊपर निकाला, मैग्नेटिक फील्ड भी। ये आया हमारे पास, दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया। ये I इंटू ए काम करा डायपोल का, और यहां पे हम मैग्नेट की बात कर रहे हैं, इसलिए मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट I इंटू ए के बराबर हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ आ गई? ये था हमारे पास मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको पॉज करके आप उतार लीजिए, आपको काम की बड़ी चीज है, क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा जाता है। तो चलिए आगे कुछ इसके बारे में बताता हूं मैं। देखिए, ये जो हमने डिस्कस किया, ये हम बात कर रहे हैं सिंगल टर्न की। देखिए, ये हम बात कर रहे हैं सिंगल टर्न। अगर इसके पास n नंबर ऑफ टर्न्स, इफ इट हैव n नंबर ऑफ टर्न्स, अगर इसके पास कितनी टर्न्स हो, n नंबर ऑफ, तो तब कितना हो जाएगा, एक टर्न्स का मैग्नेटिक मोमेंट I इंटू ए, n का कितना हो जाएगा, NI इंटू ए के बराबर। ठीक है, NI इंटू ए। और इसी टर्म को ऐसे भी लिखा मिल सकता है आपको, P इंटू एम। ये भी मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट फॉर मैग्नेट। देखो, P से हम डायपोल मूवमेंट लिखते थे इलेक्ट्रिक को, और नीचे M लगा दिया, मतलब मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। इसको M से भी लिख सकते हो, मैग्नेटिक मूवमेंट या मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। इससे लिखो या इससे, आपकी मर्जी है। ठीक है, इतना होगा। अब बात करते हैं इसकी यूनिट की। अब बात हम किसकी करेंगे, यूनिट की बात करेंगे। देखिए, M की यूनिट, M की यूनिट देखिए हमारे पास क्या है, M इज इक्वल टू में I इंटू ए। करंट की यूनिट कौन होती है, एम्पियर। एरिया की कितनी होंगी, मीटर स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा इसकी यूनिट, एम्पियर मीटर स्क्वायर। एम्पियर मीटर स्क्वायर क्या आ जाएंगी, यूनिट आ जाएंगी किसकी, मैग्नेटिक मूवमेंट की या मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की। कितनी यूनिट आई, एम्पियर मीटर स्क्वायर। याद रखना, इस बात को पूछा जा सकता है आपसे। अब कोई आपसे पूछ ले कि सर पोल स्ट्रेंथ की यूनिट बताओ, इसकी तो बता दी। अब पोल स्ट्रेंथ की यूनिट कैसे बताओगे, देखिए m इज इक्वल टू m इंटू 12, मुझे निकालनी छोटे m की, तो कितनी हो जाएगी, m बाय में 12। अब m की यूनिट तो यह आ गई, एम्पियर मीटर स्क्वायर, और लेंथ की यूनिट कितनी होती है, मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल, एम्पियर मीटर। तो पोल स्ट्रेंथ की कितनी होती है, एम्पियर मीटर होती है। मैग्नेटिक मोमेंट की कितनी होती है, एम्पियर मीटर स्क्वायर होती है। दोनों बातों को याद रखना, बड़े ही काम की चीज है। इजी एक्सप्लेनेशन के साथ, इजी तरीके से मैं आपको बताते जा रहा हूं क्या कुछ करना है। क्या बताया मैंने आपको बताया मैग्नेटिक मोमेंट की एम्पियर मीटर स्क्वायर, और पोल स्ट्रेंथ की हो जाएगी एम्पियर मीटर। ऐसे निकाल सकते हो आप, मीटर से मीटर कैंसिल करके। सब बातें आपको पता होनी चाहिए, एक एक बात को आपको लिखना होगा जब बोर्ड में आप उतार के आओ, ताकि अगले को एक अच्छा सा गुडविल आपकी दिखाई दे कि आपको उस टॉपिक के बारे में नॉलेज है, न कि आप उसको रट्टा मार के लिखे हुए हैं। तो प्रत्येक बात को आप लिखते रहिएगा, आपके काम की चीज है। ठीक है, तो उतार लीजिए इसको भी। तो चलिए आगे चलते हैं इस टॉपिक में, कुछ आगे घुस के कुछ एक दो बात मैं आपको बता रहा हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बात होगी। अब एक बात सोचिए, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, ये बात सोचिए। एक बात बताइए मुझे, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहा है, करंट इस तरफ मूव कर रहा है, मतलब ऐसे, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ये ऐसे तो एंटी क्लॉकवाइज होता ना, ऐसे होता क्लॉकवाइज। कैसे पता करते हो, जो ऐसे चल के आपके इस हाथ की तरफ आए, राइट हैंड की तरफ आए, वो होता क्लॉकवाइज। अगर ऐसे चल के आपके, देखिए ऐसे चलेगा तो लेफ्ट हैंड की तरफ आ रहा ना, तो इसको कहते हैं कैसा, एंटी क्लॉकवाइज। देखिए ये चल के इस तरफ आया, इसको कहा क्लॉकवाइज। ये चल के इस तरफ गया, इसको कहा एंटी क्लॉकवाइज। जो इसकी तरफ आए एंटी क्लॉकवाइज, जो इसकी तरफ आए उसको क्लॉकवाइज कहते हैं। तो अब ये किस तरफ जा रहा है, ये तरफ जा रहा है लेफ्ट की तरफ, तो किसका काम होगा ये, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। जहां पे भी आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखे डायरेक्शन करंट की, इसका मतलब वहां पे कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल। कौन सा पोल हो जाएगा, नॉर्थ पोल हो जाएगा। याद रखना ये बात, जहां पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है करंट की, वहां पे नॉर्थ पोल होता है। और जब आप इस पॉइंट, ये अपर फेस है, जब लोअर फेस इससे नीचे आओगे तो किसकी तरफ जा रहा है, राइट हैंड, तो यहां पे कौन होगा, साउथ पोल होगा। ठीक है, देखिए ऊपर तो ये किस तरफ जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। यहां से आने के बाद ये गया राइट हैंड, इसलिए नीचे कौन काम करेगा, साउथ पोल। अगर उल्टा होता, इलेक्ट्रॉन इस तरह मूव कर रहा होता, करंट इस तरह मूव कर रहा होता, तो ये बन जाता साउथ और ये बन जाता नॉर्थ पोल। वो आपको छोटी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं, आपको पता लग जाए। ठीक है, बस याद क्या रखना है, एंटी क्लॉकवाइज में
एंटी क्लॉकवाइज में कौन सा, नॉर्थ पोल, ठीक है, और क्लॉकवाइज में साउथ पोल, ठीक है। ये बात आपको उतार लीजिए, याद कर लीजिए, कैसे भी आपको याद रखनी होगी, ठीक है। अब आगे देखिए, हमारे पास आया m इज इक्वल टू में i इंटू ए, अगर n टर्न्स है तो n i a के बराबर। अब हम क्या करते हैं, यहां पे एरिया कितना हो जाएगा, पाई इंटू ए का स्क्वायर, अगर इसके पास ये रेडियस a है तो पाई इंटू ए स्क्वायर। इसके बाद हम क्या निकालते हैं, करंट की वैल्यू। अब आपको पता है करंट किसके बराबर होता है, क्यू बाय में टी। सेकंड यूनिट की पहली डेफिनेशन होती है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट, या फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, या फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, सब क्या होता है, करंट होता है। यही बात बता। अब बात हम यहां पे किसकी कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्या लिखते हैं, ई से। ये जो चार्ज है इसको ई से लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हम यहां पे किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन की बात ना करके सीधा कोई चार्ज पार्टिकल बोलते तो हम क्या रख सकते थे, अगर इलेक्ट्रॉन आ जाता तो ही ई से लिखते हैं, ई से। अब टाइम पीरियड, अब पूरे सर्कल का टाइम पीरियड निकालना हमें, तो टाइम पीरियड कितना होता है, 2 पाई बाय में ओमेगा। ये आपको पता होना चाहिए, ये फार्मूला 2 पाई बाय में किसके बराबर होता है, ओमेगा। ओमेगा को सुना होगा ना, ऐसी वैल्यू ओमेगा इज इक्वल टू में 2 पाई बाय में टी। अब ये टी ऊपर आ गया तो ओमेगा क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ये टाइम पीरियड की वैल्यू होती है 2 पाई बाय में ओमेगा के बराबर। अब देखिए क्या होगा, यहां पे हो जाएगा आई, ओमेगा ऊपर जाएगा इंटू ई बाय में 2 पाई। नहीं बात आई समझ में, ओमेगा इंटू ई बाय 2 पाई इंटू आई, ये होगा। अब आई की वैल्यू, इसको इक्वेशन नंबर कितनी दे दें हम, 4। आई की वैल्यू, ए की वैल्यू इक्वेशन नंबर किसमें पुट करते हैं, 4 में, क्योंकि फर्स्ट सेकंड और थर्ड पहले कर चुके हैं। तो पुट आई एंड ए इंटू इक्वेशन 4, देखिए क्या होगा। तो m इज इक्वल टू में n, आई की वैल्यू हम रखेंगे ओमेगा इंटू ई बाय में 2 पाई, और इसके साथ एरिया कितना हो जाएगा, पाई ए स्क्वायर। देखिए पाई से पाई कैंसिल आउट, तो m कितना आ जाएगा, n ओमेगा ई ए स्क्वायर बाय में 2। n बचा, ओमेगा बचा, ई बचा, ए स्क्वायर बाय में 2। इतना हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, m की वैल्यू आ जाएगी, जो हमने रख दी है यहाँ पे। तो इसको इक्वेशन नंबर कितना दे लें, 5। ये वैल्यू आ गई इक्वेशन नंबर 5 की, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं कि जब आपने बोर्स थ्योरी ऑफ एटॉमिक जो है एटम का स्ट्रक्चर पढ़ा था 11th क्लास की केमिस्ट्री में, तो वहां पे बोर थ्योरी पढ़ी थी, मॉडर्न थ्योरी पढ़ी थी, पलम पुडिंग मॉडल पढ़ा था, थॉमसन मॉडल पढ़ा था, वो सब बातें पढ़ी थी। उसके बाद बोर्स ने क्या बताया था, अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी, बोर ने क्या बताया था, किसी भी चीज का जो एंगुलर मोमेंटम होता L, एंगुलर मोमेंटम L, वो किसके इंटीग्रल मल्टीपल होता है, NH बाय में 2 पाई के। 11th क्लास में ये बात पढ़ चुके हैं आप कि अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी एंगुलर मोमेंटम होता वो NH बाय 2 पाई। कुछ ऐसी बात बताई जाती थी कि इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में घूमेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम किसके इंटीग्रल मल्टीपल होगा, h बाई 2 पाई के। ये बात आपको पता चल चुकी है, पहले पता है ये बात कि बोर्स ने ये कहा था, जो लिमिटेशन दूर की थी, उन्होंने कहा था ना कि वो पहले बोल रहे थे अगर इलेक्ट्रॉन इस किसी पॉजिटिव चार्ज से घूमता तो अपनी एनर्जी को लूज करेगा, लूज करते वो इसमें आके गिर जाएगा और एटम का स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाएगा। इस बात को किसने दूर किया, बोर्स ने दूर किया। उसने बताया एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल होता है किसके, h बाई 2 पाई, उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमेगा अन्यथा नहीं घूमेगा। तो दिस इज द इक्वेशन नंबर 6। अब L की वैल्यू क्या होती है, mv इंटू आर। ये आपको पता है, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू में लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाय में r, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लीनियर मोमेंटम के मल्टीप्लाई में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इक्वेशन नंबर 7, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, mvr इज इक्वल टू में nh बाय में 2 पाई। यहां से हम किसकी वैल्यू निकाले, देखिए mvr इज इक्वल टू में nh बाय में 2 पाई के बराबर होगी। तो हम क्या करते हैं, देखिए v किसके बराबर होता है, r इंटू ओमेगा, v की वैल्यू r इंटू ओमेगा। अगर हम यहां पे इसकी वैल्यू पुट कर दें r ओमेगा, तो पुट कर दीजिए m, v की वैल्यू r इंटू r स्क्वायर इंटू ओमेगा nh बाय में 2 पाई। अगर मैं यहां से ओमेगा निकालूं तो क्या हो जाएगा, nh बाय में 2 पाई इंटू m इंटू r स्क्वायर। एक बात मैं आपको बता रहा हूं, यहां पे हम ये नहीं ले सकते, यहां पे a लेंगे, यहां पे a लेंगे और यहां पे भी हम a लेंगे। क्यों, क्योंकि हमने इसकी रेडियस को a माना, इसलिए हम हर जगह क्या लेंगे, यहां पे a की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, a लेंगे। क्यों लिया है,
इसलिए लिया क्योंकि हमने उसकी रेडियस को कितना माना, a माना। आप देख सकते हो यहां पे आप इसको r भी मान सकते हो, a भी मान सकते हो, हमने इसको माना a। तो ओमेगा की वैल्यू आ गई। इस ओमेगा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 5 में क्या कर दें, पुट कर दें। वो आपने उतार लिया होगा, नहीं उतारा तो पॉज करके ले लीजिए स्क्रीनशॉट या उतार लीजिए। चलिए अब हम क्या करेंगे, पुट, हम लिखेंगे पुट ओमेगा इंटू इक्वेशन 5। ओमेगा की वैल्यू किस में पुट कर दे, इक्वेशन नंबर, तो पुट ओमेगा इंटू इक्वेशन नंबर 5। इस ओमेगा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 5 में पुट करते हैं तो m कितना होगा, n। अब ओमेगा की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, n इंटू एच बाय में 2 पाई, ये रख दिया m a स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू पुट कर दी, अब आगे बचेगा e a स्क्वायर बाय में 2। ठीक है, अब देखिए a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, n इंटू n स्क्वायर, यहां पे बचा h इंटू e बाय में 2 पाई इंटू m, और 2 कितना हो जाएगा 4, तो 4 पाई m, ये आ जाएगा m के बराबर। अगर हमारे पास देखिए EH 4 पाई m, इस पूरे को देखिए, इस फैक्टर को मैं बता रहा हूं, कौन से फैक्टर को, इस फैक्टर को, पूरे को, ये मैं साफ कर देता हूं नीचे से, ये हमारा काम हो चुका है। इस पूरे फैक्टर को हम क्या कहते हैं, बोर मैग्नेटोन कहते हैं। क्या कहते हैं, बोर मैग्नेटोन। और इसको किससे लिखते हैं हम, म्यू बी से लिखते हैं, बोर मैग्नेटोन। बोर मैग्नेटोन किस किस की वैल्यू है, EH पाई में 4 पाई m, इसकी वैल्यू। अगर आपने पूरा रिलेशन निकाला n इंटू n स्क्वायर HC 4 पाई m, यहां पे एक नई टर्म निकल के आई है और वो टर्म ये है, ये पूरी टर्म। इस पूरी टर्म को क्या कहते हैं, बोर मैग्नेट, और डिनोट किससे करते हैं, म्यू बी से। तो इसको क्या कहा मैंने, बोर मैग्नेटोन, बोर मैग्नेटन, सो इसको डिनोट करते हैं EH बाय में 4 पाई m, EH बाय में 4 पाई m के बराबर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, m इज इक्वल टू में किसके बराबर आया, n स्क्वायर HE बाय में 4 पाई m। इस पूरे को बोर मैग्नेटोन लिखते हैं तो ये हो जाएगा n स्क्वायर इंटू म्यू बी। क्या हो जाएगा, n स्क्वायर इंटू म्यू बी के बराबर हो जाएगा। तो इसको क्या कहा, बोर मैग्नेटोन कहा। तो हमने यहाँ पे दो बातों की वैल्यू को डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको एक बात बता रहा हूं पहले ही, ये जो m है, ये m, ये मैग्नेटिक मोमेंट है, और यहाँ पे जो m आया ये मास है, उस इलेक्ट्रॉन का मास, इसलिए मैंने इसको छोटा m लिखा है, इसको बड़ा m लिखा है। तो बोर मैग्नेटोन की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, EH बाय में 4 पाई m, EH बाय 4 पाई m। E यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, H यहाँ पे प्लांक्स कांस्टेंट। सब बातों को मैं डिफाइन कर देता हूं इसको साफ करके, ताकि आपको पता चलता रहे। देखिए म्यू बी इज इक्वल टू में EH बाय में 4 पाई m, लिख के भी आना। E कौन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ठीक है। H कौन हो जाएगा, प्लांक्स कांस्टेंट, ठीक है। इसके बाद हमारे पास 4 पाई तो कांस्टेंट है, पता आपको, और m क्या हो जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सब बातें। तो हमने क्या किया, दो फार्मूले को डिस्कस किया मैग्नेटिक मोमेंट का। पहला फार्मूला m इज इक्वल टू I इंटू ए, पहले ही बता चुका हूं मैं, m इज इक्वल टू I इंटू ए, एक टर्न्स, अगर n टर्न्स होगी तो n IA के बराबर हो जाएगा। दूसरा फार्मूला m इज इक्वल टू n स्क्वायर इंटू म्यू बी, अगर n की वैल्यू 1 हो जाए, यानी कि सबसे लोएस्ट ऑर्बिट की बात करें, तो m किसके बराबर हो जाता, म्यू बी। और म्यू बी कौन है, बोर मैग्नेटोन है, और बोर मैग्नेटोन क्या होता है, EH बाय में 4 पाई, जहां पे E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, H प्लांक्स कांस्टेंट, और m क्या हो जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बातें क्या बताई मैंने, अगर इस n की वैल्यू 1 हो जाए यहां पे, तो m मैग्नेटिक मोमेंट किसके बराबर हो जाता है, बोर मैग्नेटोन के बराबर हो जाता है। तो इसलिए आपको यह बात भी याद रखनी है कि n को लिस्ट से लिस्ट, यानी कि पहली ऑर्बिट में फिट कर दूं इलेक्ट्रॉन को, तो m किसके बराबर हो जाएगा, म्यू बी के बराबर। अब इस टॉपिक के ऊपर न्यूमेरिकल देखेंगे और फिर एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कस करेंगे बच्चों। उसके बाद हम करेंगे न्यूमेरिकल पोर्शन, और उस टॉपिक का नाम होगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक डिस्कस करने के बाद हम करेंगे न्यूमेरिकल पोर्शन, यानी कि हमें क्या करना है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लेना है और उसकी कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी।
इसी टॉपिक का नाम क्या होता है कि डायपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कितना वर्क डन होता है या कितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है, वही टॉपिक है सेम, इसको डिस्कस करना। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आता है और कैसे आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या बोर्ड में वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे एक खास बात होती है डायरेक्ट क्वेश्चन और एक होता है थोड़ा इनडायरेक्ट, और वो कैसे आता है वो भी बताऊंगा। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं, ये ले लिया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम क्या लेंगे, ये रख दिया साउथ नॉर्थ और दोनों के बीच 12। अब आपको पता है कि इसके ऊपर फोर्स इस तरफ लगता है, इसके ऊपर फोर्स इस तरफ लगता है। मैं आपको एक बात बता दूं बच्चों, गाइस क्या होता है कि देखिए जब इसके ऊपर फोर्स इस तरफ लगा, इसके ऊपर इस तरफ लगा, तो ये इसको ऊपर खींचेगा, ये इसको नीचे खींचेगा, यानी कि ये जो सिचुएशन है वो ऐसी हो जाएगी, ऐसे ऐसे ही होगा ना। अब मैंने इसको ऐसे रख रखा तो ये चौक कैसे हो जाएगा, ऐसे, फिर ऐसे 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 ऐसे। जब ये चौक ऐसे ऐसे रोटेट करेगा तो रोटेट करने के कारण इसके पास कोई एनर्जी आएगी और उसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो जब किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में डायपोल को रखते तो उसके ऊपर टॉर्क आता है, टॉर्क के कारण वो डायपोल रोटेट करता है, रोटेशन के कारण उसके पास जो एनर्जी आती है उसी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और कैसे निकालेंगे देखते रहिए। तो हम लिखेंगे सबसे पहले लेट अस कंसीडर, ये थोड़ी सी बातें लिख लेंगे, कंसीडर ए मैग्नेटिक फील्ड बी एंड a dipole is placed in field, dipole is placed in field, then torque comes into play, and due to this torque dipole rotates and work is done, और वर्क क्या होगा, वर्क डन होगा and this work done is called potential एनर्जी, या पीई का मतलब पोटेंशियल एनर्जी। मतलब क्या हुआ, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, उसमें डायपोल को रखा तो उसके ऊपर टॉर्क आएगा, टॉर्क के कारण वो क्या करेगा, रोटेट, और रोटेट के कारण वो वर्क करेगा और उसी वर्क को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इसके बाद देखिए हम निकालेंगे फिजिक्स में स्मॉल वर्क डीडब्ल्यू, क्योंकि कंप्लीट वर्क तो निकाल नहीं सकते इसलिए हम स्मॉल वर्क निकालेंगे। ये होता एफ इंटू डी एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये आप सबको पता है कि वर्क का फार्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता, बट ये फार्मूला काम करता लीनियर में। अगर मैं ऐसे सीधा चल रहा हूं, ऐसे टिंग टिंग टिंग, ऐसे 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 चल रहा हूं, ऐसे सीधा चल रहा हूं, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब मैं क्या कर रहा हूं, ऐसे सर्कल में घूम रहा हूं, तो सर्कल में घूमने पे ये फार्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि घुमाता कौन है, टॉर्क घुमाता है। पहले ही बात बताई थी कि सर्कल में कौन चीज घुमाती है, टॉर्क घुमाता है, इसलिए यहां पे कौन आएगा, टॉर्क आएगा। और सर्कुलर मोशन में डिस्प्लेसमेंट को थीटा से लिखते हैं, इसलिए डी थीटा। मैं आपको बात बता दूं कि जब ये मोशन लीनियर थी तो टॉर्क का काम एफ और डिस्प्लेस का डीएस कर रहा था, बट जब ये रोटेट करता है तो रोटेशन में डिस्प्लेसमेंट को डी थीटा कहते हैं। आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से, तो वही बात है, टॉर्क इंटू डी थीटा। अब आपको अभी निकाला था टॉर्क की वैल्यू कितनी निकाली थी, एम बी साइन थीटा। ये टॉर्क की वैल्यू यहां पे पुट कर देते हैं, तो डी डब्ल्यू कितना हो जाएगा, एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब डी डब्ल्यू निकालना है कंप्लीट, तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो मैं यहां पे क्या लिखूं, बाय इंटीग्रेशन। तो लिख लीजिएगा, देखिए डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन कौन होगा, डब्ल्यू जिसको पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे, इज इक्वल टू मैं एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा। इतनी बात आ गई। अब देखिए हमें नहीं पता ये कहां से कहां रोटेट करा, हमने मान लिया कि पहले इसकी पोजीशन थीटा 1 थी और फिर ये रोटेट करने के बाद थीटा 2 पे पहुंच गया, तो हम इसको कहां से कहां तक इंटीग्रेट कर दे, थीटा 2, क्योंकि हमने फिक्स नहीं किया कि 92 थीटा रोटेट करा है, कहां से, हमने फिक्स कर लिया कि अब ये पोजीशन जो है यहां पे ऐसे थीटा 1 है, ये रोटेट करके यहां पे पहुंच गया, थीटा 2 पे पहुंच गया, तो थीटा 1 से थीटा 2 तक। ठीक है, अभी उतार लिया होगा, कॉपी पेन साथ लेके बैठा करो, साथ साथ उतारते रहो, आपके काम की चीज है। ठीक है, मैं इतना साफ कर देता हूं। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, यहां पे जो कॉमन है उसको निकाल दो और इंटीग्रेशन को सोल्व करना। देखिए m कॉमन है, बाहर b भी कॉमन नहीं, कांस्टेंट, m कांस्टेंट, b कांस्टेंट, वेरी कौन कर रहा, थीटा वाला कंपोनेंट,
मतलब साइन थीटा डी थीटा। आप इसमें तो एक्सपर्ट ही होंगे, साइन थीटा डी थीटा के बराबर, ठीक है। तो W इज इक्वल टू M इंटू बी। अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन कौन होगा, कोस थीटा, वो भी किसके साथ, नेगेटिव के साथ। साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कोस थीटा, M इंटू बी, ये थीटा 1 से थीटा 2 तक। अब हमें कुछ नहीं करना, देखिए मेन काम था ये समझाना कि जब हमें लीनियर लेते तो F इंटू डी एस लेते हैं, बट अगर हमने एंगुलर ली तो एंगुलर में फोर्स का काम टॉर्क और डिस्प्लेसमेंट का डी थीटा, और टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, इसी में बताया पहला वो है। फिर आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू पुट करके इंटीग्रेशन, जो आपको मैथमेटिक्स का काम है, फिजिक्स खत्म हो चुकी है। तो W इज इक्वल टू M इंटू बी, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस कोस थीटा 2, माइनस में कौन सी पुट करेंगे, लोअर लिमिट, तो माइनस माइनस एक, ये प्लस कोस थीटा 1। कैसे, देखिए माइनस में लोअर लिमिट, एक माइनस दूसरा माइनस, ये प्लस कोस थीटा 1 हो जाएगी। क्या सिचुएशन, W इज इक्वल टू M बी कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2, ये आ जाएगी। और इसी W को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, एम बी कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होगा। मतलब अगर किसी डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड में रखूंगा यूनिफॉर्म में, तो कितने पोटेंशियल एनर्जी आएगी, इतनी पोटेंशियल एनर्जी, एम बी कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। कुछ नहीं किया, टॉर्क की वैल्यू पुट की, इंटीग्रेशन सॉल्व किया, एम बी को बाहर कॉमन, साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कोस थीटा, थीटा 1 से थीटा 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये आंसर आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसके कुछ स्पेशल केस को डिस्कस करेंगे, और वो स्पेशल केस कौन कौन से होंगे वो देखते रहिएगा, वो आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपके लिए हेल्पफुल होंगे। देखिए हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी आई, हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी आई वो कितनी आई, एम बी कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2, इतनी आ गई। अब मैं क्या लेता हूं स्पेशल केस में, 92 थीटा रोटेशन, 92 थीटा रोटेशन, ये ले लिया मैंने स्पेशल केस में, ठीक है। मतलब थीटा 1 की वैल्यू कितनी ले ली, 90, और थीटा 2 की वैल्यू कितनी ले ली, थीटा। यानी कि स्टार्टिंग में पहले वो ऐसे रखा हुआ था, देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड था ऐसे, और वो हमने ऐसे रखा था, और रखने के बाद ऐसे रखा था, फिर हमने इसको थीटा तक रोटेट कर दिया, यहां से रोटेट होके यहां पे आ गया, तो 92 थीटा रोटेशन ले लिया हमने। तो लेंगे तो ये वैल्यू पुट करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी है पीई, देखिए एम इंटू बी, अब थीटा 1 की जगह कोस 90 माइनस में कोस थीटा, अब कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, m इंटू बी कोस थीटा, ये माइनस साइन आगे आ जाएगा, तो ये आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। तो स्पेशल केस की पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई, माइनस का एम बी कोस थीटा, थीटा माइनस का एम बी कोस थीटा। पहली जो पोटेंशियल एनर्जी वो आई थी एम बी कोस थीटा माइनस कोस थीटा, तो इतनी एनर्जी स्टोर हुई जब रखा। अब हमने क्या ले लिया, एक स्पेशल केस लिया जिसमें क्या किया, 92 थीटा रोटेशन। ये जो स्पेशल केस लिया था इसमें हमने क्या किया था, 92 थीटा रोटेशन, तो माइनस पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम बी कोस थीटा। अब हम क्या करेंगे, मैक्सिमम और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। इसके बाद का जो हमारा काम होगा वो काम क्या होगा, मैक्सिमम और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। पहला केस मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, मैक्सिमम पोटेंशियल यानी कि सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो सकती है। तो देखिए इस फार्मूले का ये है पीई माइनस का एम बी कोस थीटा। अब आपको देखने को मिलेगा, देखिए पोटेंशियल एनर्जी में मैग्नेटिक मूवमेंट तो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि जो डाइपोल लिया है उस डाइपोल का पहले से ही सिलेक्ट होगा कितना लिया, हमें पता होता है। मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला 3 टेस्ला कितना ला, वो भी कांस्टेंट। मतलब अब पोटेंशियल एनर्जी टोटली डिपेंड करती कोस थीटा पे। अगर कोस थीटा मैक्सिमम तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, ये मिनिमम तो ये मिनिमम। अब आप देखने को मिलेगा, आप सोचेंगे सर इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो 1 हो सकती है, इसलिए मैं थीटा को 0 पुट करके 1 वैल्यू निकाल के रख दूं। नहीं बच्चों, तो यहां पे टॉर्क नेगेटिव में है, आपको देखने को मिल रहा है पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में है, और पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में है तो अगर मैं थीटा को 180 डिग्री पुट करूं तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी, -1, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, और वो कितनी होगी, माइनस एम बी, और कोस 180 की -1, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम एम इंटू बी, इतनी आएगी। अगर आप गलती से इस कोस थीटा को 0 पुट करते तो कोस 0 की वैल्यू 1, और कोस 0 की वैल्यू 1 पुट करते तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम बी, जो कि नेगेटिव में है, मैक्सिमम नहीं है, वो मिनिमम है, वो कम से कम है, मिनिमम है वो, बट मैक्सिमम निकालनी है तो थीटा को 180 डिग्री करना पड़ेगा। थीटा को 180 डिग्री मतलब कोस 180 -1 ये रखेंगे तो, और माइनस एम बी माइनस
प्लस, ये होगी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। अगर उस मैग्नेटिक डाइपोल की मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है तो ये इक्विलिब्रियम हो जाएगा अनस्टेबल। अगर कोई इक्विलिब्रियम की टर्म में पूछे तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये बात याद रखना, इंपॉर्टेंट बात है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएगी। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखना, जिसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा वो अनस्टेबल में, जिसकी पोटेंशियल एनर्जी कम वो स्टेबल इक्विलिब्रियम। हमेशा एक बात याद रखना, जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है वो अनस्टेबल में होता है, जिसकी एनर्जी कम होती है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है। तो हमने कौन निकाली? मैक्सिमम, और मैक्सिमम आ गई तो ये कैसा हो जाएगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं साफ कर दे रहा हूं। इसके बाद नेक्स्ट केस हम डिस्कस करेंगे और वो केस हो जाएगा सेकंड, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। मिनिमम पोटेंशियल, देखिए इस मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी को हम कह सकते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोटेंशियल एनर्जी, वो भी इतनी होगी। वो भी पूछ सकता है या इस नाम से भी पूछ सकता है। ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा कॉम्पिटिटिव में, ऐसा क्वेश्चन मिलेगा बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला तो कौन है? m इंटू बी कोस थीटा। अगर ये थीटा मिनिमम लेके जाए तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, मतलब कोस 0, और कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1, यानी कि थीटा कितना है यहाँ पे? 0। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? माइनस का m इंटू बी, कोस 0 की वैल्यू 1, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी माइनस का एम बी, जो कि कितनी होगी? मिनिमम होगी। कितनी होगी? मिनिमम। अब ये पोटेंशियल एनर्जी है मिनिमम, कम से कम पोटेंशियल एनर्जी, तो दिस इज द स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल होगा। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब कोई बच्चा पूछ सकता है जिसका ज्यादा दिमाग थोड़ा काम कर, अच्छे बच्चे भी होते हैं, कि सर न्यूट्रल कौन सा होगा? जब ये पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, जब ये एंगल 90 हो जाएगा, थीटा 90 हो जाएगा, कोस 90 की वैल्यू 0, पोटेंशियल एनर्जी 0, और पोटेंशियल एनर्जी 0 का मतलब न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो मैंने केस बताया पोटेंशियल एनर्जी माइनस का एम बी कोस थीटा, मैक्सिमम निकालोगे तो थीटा की वैल्यू 180 डिग्री, एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। दूसरी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी माइनस का एम बी कोस थीटा, थीटा की वैल्यू 0, 1, तो ये मिनिमम स्टेबल इक्विलिब्रियम। और न्यूट्रल के लिए पोटेंशियल एनर्जी 0 होना चाहिए, थीटा 90 डिग्री होना चाहिए, तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो तीनों इक्विलिब्रियम मैंने डिस्कस कर दिए, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो ये कंसेप्ट था पोटेंशियल एनर्जी का, मैंने करवाया। मेन फार्मूला माइनस एम बी कोस थीटा, या माइनस का एम बी कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2, ये फार्मूले थे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन पे कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, और वो न्यूमेरिकल सोल्व करने के बाद आपका ये जो है पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट कंप्लीट समझ आ जाएगा कि कैसे क्या होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, फाइंड आउट द वर्क डन, find out the work done of a bar magnet, for a bar magnet for unstable to stable equilibrium, stable equilibrium। देखिए क्या कहता है कि अनस्टेबल से स्टेबल इक्विलिब्रियम, फॉर रोटेशन, फॉर अनस्टेबल टू स्टेबल इक्विलिब्रियम रोटेशन। क्या कहता है कि वर्क निकालना है बार मैग्नेट का, किसी बार मैग्नेट का वर्क डन निकालना कब? जब वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम से स्टेबल इक्विलिब्रियम तक रोटेट करती है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब इस B हमने जो रख दिया, अब देखिए अभी अभी बात कर रहे थे कि जो पोटेंशियल एनर्जी है उसकी वैल्यू कितनी आई थी? एम बी कोस थीटा, इतनी सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, इतनी आई थी माइनस का एम बी कोस थीटा। हमें चाहिए सबसे पहले अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। दिमाग लगाओ यहां पे, अनस्टेबल कब होगा? जब ये पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहां पे होती है? जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री, थीटा की वैल्यू 180, मतलब ये रहा मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ, ये रहा मैग्नेट का M, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड B, दोनों में एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। मतलब पहले ये ऐसे रखी हुई थी मैग्नेट, इस मैग्नेट को उठा के हमें कैसे रखना है? इस मैग्नेट को उठा के हमें ऐसे रखना, साउथ टू नॉर्थ, ऐसे M, ऐसे B, मतलब थीटा 0। यानी कि ये पहले मैग्नेट थी ऐसे, इसको उठाया, घुमाया और कंप्लीट ऐसे कर दिया। पहले ऐसे थी, ऐसे उठा के ऐसे कर दिया। समझ आ रही है ना? मतलब कैसे? पहले ये मैग्नेट ऐसे थी, ऐसे बिल्कुल, इसको उठा के पलट दिया, ऐसे उल्टा कर दिया। ये काम करना हमें। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम जब 180 डिग्री एंगल बन रहा हो
तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। स्टेबल इक्विलिब्रियम जब थीटा 0 बन रहा हो तब टॉर्क इज इक्वल टू माइनस mb। तो लिखिए पोटेंशियल एनर्जी फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की, इसको हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट इज इक्वल टू माइनस का mp कोस 180 डिग्री -1 मतलब mb। अभी अभी डिस्कस किया था ना, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में इतनी पोटेंशियल एनर्जी आई थी। दूसरा केस किसका लेते हैं, पहला, दूसरा स्टेबल का, दूसरा केस लेते हैं स्टेबल का। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी माइनस का mb कोस थीटा, और थीटा कितना होना चाहिए 0। ये किसके लिए था, स्टेबल, और ये किसके लिए था, अनस्टेबल के लिए। तो रख लीजिए पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू में माइनस का mb, और कोस 0 की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, तो ये होगा माइनस mb। मतलब अब हमें टोटल वर्क डन कितना लगाना पड़ेगा जब अनस्टेबल से स्टेबल में गए, मतलब पोटेंशियल एनर्जी सेकंड में गए पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट से, तो टोटल एनर्जी या वर्क डन कितना होगा, माइनस पी, क्या हो जाएगा Pe2 माइनस Pe1। अगर मैं फाइनल में से इनिशियल माइनस कर दूं तो हमें पता चल जाएगा कितना वर्क डन हमने लगाया। यही होता है ना कि देखिए यहां से यहां तक पहुंचने में कितना वर्क डन हुआ ये पूछ रहा है, यानी कि इस पोजीशन से इस पे पहुंचने में। तो अगर मैं इस पोजीशन में से इसका वर्क डन घटा दूं तो बीच वाला आ जाएगा, तो घटा दो। पोटेंशियल एनर्जी सेकंड कितनी है, माइनस का mb, और फर्स्ट वाली कितनी है mb, माइनस माइनस होके -2mb, इतनी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो मतलब अगर अनस्टेबल से स्टेबल इक्विलिब्रियम तक इसको रोटेट करना है तो हमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी देनी पड़ेगी, माइनस का 2mb के बराबर देनी पड़ेगी। ठीक है, मैं एक बार फिर से डिस्कस कर लेता हूं। अभी मैंने बताया अनस्टेबल इक्विलिब्रियम जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी मतलब अनस्टेबल, और कब होगी जब थीटा 180 डिग्री, ये पोजीशन साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन m की और b दोनों में 180 डिग्री। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है, जब मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी और वो होती है 0 के ऊपर, मतलब इसी डायरेक्शन में। यहां पे cos 180 डिग्री तो mb, यहां पे cos 01 तो माइनस mb। अब इस पोजीशन से इसमें जाने में कितना वर्क लगा, तो इसको निकालने के लिए इसमें से ये माइनस कर देते हैं, तो ये माइनस कर दिया, माइनस का 2mb के बराबर आ गया। तो इतनी पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास हो जाएगी इस सिस्टम की। हाँ तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इतना ही। मैंने न्यूमेरिकल करा दिया जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था, बाकी इस पे सिंपल होते हैं, आपको एंगल दिया मिलेगा और आप डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे तो मेरे चैनल MS पथेरिया को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लीजिएगा। यह आपका क्यूट सा छोटा सा चैनल है, प्यारा सा देखिए क्यूट सा चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं आपको उसी टाइम आपके सॉल्यूशन का हल दूंगा, आपके क्वेश्चन का हल दूंगा, सॉल्यूशन दूंगा। तो थैंक यू और थैंक यू।